सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन काइनेमेटिक्स 1D या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ वन डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर में। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि ये जो है वन ऑफ द कोर चैप्टर्स है फिजिक्स का। ठीक है, इसको पढ़ने में मज़ा ही आता है, इसलिए तो इसको 11th में रखा गया है, क्योंकि इसको पढ़ने में मज़ा आता है। तो देखते हैं अपन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत डीपली जाने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। ये काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन। अभी काइनेमेटिक्स के डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, अभी अपन सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे कि ये काइनेमेटिक्स आता कहाँ से और ये किसका पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब पूरा का पूरा जो मोशन का पार्ट है, पूरा का पूरा जितना भी रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, जितना भी मोशन है, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब जो है किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। मतलब बोल सकते हो कि क्लास 11th का आधा जो पोर्शन है वो पूरा है मैकेनिक्स। ठीक है, अब जो है मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या की बात करेंगे अपन। मैकेनिक्स में होता है सबसे पहले काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स मतलब अभी बताएंगे काइनामेटिक्स क्या होता है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये आता क्या चीज़ से है। सबसे पहले होता है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स और दूसरा पार्ट होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स देखो, डायनामिक्स के बारे में तो अभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे अपन, इसको जो है अपन अभी 11th के आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में इस डायनामिक्स के बारे में पूरा का पूरा बात करने वाले। अभी सिर्फ अपन बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। तो अब देखते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये स्टडी है मोशन का, मतलब कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, ठीक है, तो उसके बारे में अपन पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं बिना ये फैक्ट जाने कि वो मोशन क्यों हुआ। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये ब्लॉक है, ऐसे करके ऐसे रखा हुआ है, मैं इस पे फोर्स दूंगा इधर से, तो क्या होगा? तुम लोग बोलोगे यार होना क्या चाहिए, ये मूव करने लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मूव करने लग जाएगा, ये यहाँ का यहाँ आ जाएगा, इतना डिस्प्लेस हो जाएगा, बिल्कुल डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जब ये मूव करेगा यहाँ से यहाँ किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, जब ये यहाँ से यहाँ, अच्छा वेलोसिटी तो अभी पढ़े नहीं है ना, नहीं मतलब 9th में पढ़े होगे ना डेफिनेशन वेलोसिटी का, अभी देखेंगे डीपली, हालांकि देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब देखेंगे। तो फोर्स लगाऊंगा तो ऐसे मूव करेगा ये इधर, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से भी मूव करेगा, बिल्कुल करेगा किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव। तो जब ये मूव कर रहा होगा तो इस फोर्स के बारे में ना सोचते हुए, ये जो फोर्स लगा है इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, मेरे को बस इतना पता है कि ये बॉडी मूव कर रही है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि क्यों कर रही है। ठीक है, मतलब क्या? मतलब मेरे को सिर्फ ये पता रहेगा कि ये बॉडी मूव कर रही है, इस फोर्स के कारण मूव कर रही है, ये मैं भूल जाऊंगा। किसमें? काइनेमेटिक्स में। इस काइनेमेटिक्स में वो कॉज मुझे याद रखना ही नहीं है, वो कॉज के लिए मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ूंगा। ठीक है, जो कि आगे वाला चैप्टर है। अभी मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स पढ़ूंगा। काइनेमेटिक्स मतलब अगर कोई भी बॉडी हल्का सा भी मूव किया, मेरे को उसका मोशन एनालाइज करना है सीधा सीधा, बस ये वाली चीज़ है। इसको रुक जाओ, एक सेकंड मिटाता हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़। अब जो है, क्या काइनेमेटिक्स भी कैटेगराइज होता है? हाँ, काइनेमेटिक्स भी कैटेगराइज होता है। कैसे कैटेगराइज होता है? पहला आता है काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि अभी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन जो है अभी 1D मोशन ही करेंगे। इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी, मान लो अगर ये चिंटू है, ठीक है, ये चिंटू है और ये एक रोड पे है, ये 5 मीटर आगे बढ़ा यहाँ पे, मतलब मूव किया, मतलब मोशन में है ये 5 मीटर, फिर 3 मीटर पीछे आ गया,
बैक ऐसे 3 मीटर। तो इसका जो मोशन है अगर मेरे को एनालाइज करना होगा तो मैं किस चीज़ से करूँगा, तो मैं मोशन इन 1D लगा के इसका मोशन एनालाइज करूँगा। कैसे? क्योंकि अगर मैं एक लाइन ले लूँ, अगर इसके जो पाथ है उसका एक लाइन ले लूँ, तो क्या ये एक लाइन में ही मूव किया, यहाँ से यहाँ गया पहले, फिर यहाँ से यहाँ आया, हाँ भाई ये एक लाइन में ही मूव किया बोल सकते हो। तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन का यूज़ करेगा, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। इस केस में ये एक्स एक्सिस का यूज़ किया, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया 1D का बात। अब देखते हैं मोशन इन 2D, मतलब काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट जो कि है मोशन इन 2D। इसको अपन बाद में बात करने वाले हैं इसके बारे में। मोशन इन 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मतलब क्या? मतलब सिर्फ जो है कि कोई भी पार्टिकल एक्स और वाई जो है कंपोनेंट्स में ही मूव करेगा। मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं कोई बॉल यहाँ से फेंकूं, ठीक है, अगर मैं कोई बॉल यहाँ से फेंकूं तो यहाँ से ऐसे फेंकूंगा तो ये ऐसे करके मूव करेगा क्या? ठीक है, हाँ करेगा। तो क्या ये एक्स में मूव कर रहा है क्या? हाँ एक्स में इधर मूव कर रहा है। क्या ये वाई में मूव कर रहा है क्या? हाँ वाई में मूव कर रहा है। क्या ये जेड में मूव कर रहा है क्या? नहीं, ये जेड में मूव नहीं कर रहा है। ये सिर्फ 2 एक्सिस एक्स और वाई के बीच में ही मूव कर रहा है इस प्लेन में। इसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। या फिर अगर मैं किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर ऐसे सर्कुलर मोशन भी कर रहा है तो वो एक्स और वाई में ही घूम रहा है। देखो ये एक्स है, ये वाई है। क्या वो जेड में घूम रहा है क्या? क्या वो जेड में इस तरफ या उस तरफ कोई कंपोनेंट है क्या इसका? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ एक्स और वाई में ही घूमे जा रहा है। मतलब ये 2 डायमेंशंस के बीच में ही घूम रहा है, एक्स और वाई इन 2 डायमेंशन के बीच में ही घूमता जा रहा है, इसलिए इसका नाम रखा मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके बारे में अपन इस चैप्टर के बाद डीपली बात करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अब तीसरा चैप्टर, मतलब तीसरा पार्ट आता है काइनेमेटिक्स का 3D, 3 डायमेंशन। इसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपन ज़्यादा सिलेबस में है नहीं 3 डायमेंशन। ठीक है, तो हल्का फुल्का मैं अभी यहीं बता देता हूँ। 3 डायमेंशन क्या? अगर कोई चिड़िया मान लेते हैं उड़ी, ठीक है, वो पहले यहाँ गई, फिर यहाँ गई, उसके बाद जो है यहाँ गई, उसके बाद उसका मन किया वो इधर आने का, मतलब इधर कैमरा की तरफ आने का। पहले इधर उड़ी, फिर इधर उड़ी, अब इधर जाना है उसको। ठीक है, तो मैं 3D में कैसे बताऊँ? ये प्लेन है, पहले इस प्लेन में चली, अब जो है इस प्लेन से ऐसे बाहर आ गई। ठीक है, मतलब वो एक्स वाई और जेड तीनों का जो है यूज़ की वो चिड़िया। मतलब एक्स में ऐसे गई, उसके अचानक से ऐसे आ गई। कैसे? ऐसे ये तो एक्स और वाई में ही है, फिर अचानक से जेड में आ गई ऐसे। तो वो तीनों एक्सिस का यूज़ की, इसीलिए उसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मोशन इन 1D क्या है, मोशन इन 2D क्या है और मोशन इन 3D क्या है, तो ये तो समझ आ गया होगा। अब जो है अपन मोशन को क्लासीफाई करते हैं कि किस किस प्रकार के मोशन होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ज़्यादा टाइम ना खाते हुए ताली बजाता हूँ मैं। 1 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब जो है अपन रेस्ट के बारे में बात करते हैं। रेस्ट, मोशन और मोशन का कैटेगराइजेशन देखते हैं पूरा कि होता क्या है ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या होता है? When a body doesn't change its position with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रहा। मतलब क्या? मतलब एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, मैं 2 सेकंड बाद देखता हूँ तो वहीं पे रखी हुई है, फिर से मैं 5 सेकंड बाद देखता हूँ फिर भी वहीं रखी हुई है, मैं 1 मिनट बाद देखता हूँ फिर भी वहीं रखी हुई है, मैं 1 घंटे बाद देखता हूँ फिर भी वो वहीं रखी हुई है। मतलब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है। मतलब तो क्या होगा? रेस्ट पे है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, when particle doesn't change its position with time। ठीक है, position with टाइम
ठीक है, ये तो हो गया रेस्ट का बात। अब मोशन को देखते हैं। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? बस ठीक इसका उल्टा। व्हेन अ बॉडी, मोशन क्या है? मोशन, व्हेन अ पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद टाइम देन इट इज इन मोशन। मतलब क्या, यहाँ पे रखा हुआ था, टाइम 0 सेकेंड था, तो मैं 2 सेकेंड बाद देखा वो यहाँ पहुँचा, मैं 3 सेकंड बाद देखा वो फिर यहाँ पहुँचा, मैं 5 सेकंड बाद देखा वो यहाँ पहुँचा। मतलब बॉडी कंटिन्यूसली मूव कर रही है, मैं टाइम उठा उठा के देख रहा हूँ तो वो आगे बढ़ रहा है। मतलब बॉडी किस में है? मोशन में। तो व्हेन अ पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल change its position with time it is in motion. Change its position with time it is in motion. It is in motion. ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मोशन क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है या टाइम के साथ चल रहा है तो वो मोशन कहलाता है। बहुत सही, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया अपने को। अब इस मोशन का कैटेगराइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर मोशन है तो मोशन कितने प्रकार के होते हैं? मोशन जो है वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, क्या क्या प्रकार है? ठीक है, बनाना, केला, सेब है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मोशन किस प्रकार के होते हैं? पहला होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल। ये होता क्या है? बस यार, बॉडी अगर सीधा मूव कर रही है, सीधा मूव कर रही है, अब तुम लोग बोलोगे क्या मुड़ रही है तो भी ट्रांसलेशनल है? हाँ, सीधा मूव कर रही है, मुड़ रही है तो भी तो सीधा ही जा रही है। फिर वहाँ से ऐसे मुड़ रही है, मतलब ऐसे गया, फिर इधर मुड़ा, फिर उधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, मतलब जा तो सीधा ही रहा है ना, फिर भी मुड़ रहा है, वो तो ठीक है। ठीक है, दूसरा होता है वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। वाइब्रेशनल, इसको देखना है तो आपने जो है फ़ोन का वाइब्रेशन मोड ऑन करना। ठीक है, वाइब्रेशनल, अपने फ़ोन का वाइब्रेशन मोड ऑन करना और उसके ऊपर पेंसिल को छीलना और उस छीले हुए को एकदम पार्टिकल्स के फॉर्म में ला लेना और उसको उस फ़ोन पे रख देना। उसके बाद जो है उस फ़ोन के ऊपर जो पार्टिकल है वो डीपली देखना, उनको ऐसे 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 करके हिल रहे होंगे। ठीक है, वो कौन सा मोशन कर रहे हैं? वाइब्रेशनल मोशन। और तीसरा होता है मोशन कैटेगराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा इसको भी पढ़ने में, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, रोटेशनल मोशन ये। ठीक है, तो अभी जो है अपने को सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के ऊपर बात करना है। वाइब्रेशनल और रोटेशनल के बारे में अपन आगे 11th में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो भी किसी पार्ट में डिवाइड होता है? हाँ, ट्रांसलेशनल जो मोशन है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे? पहला है लीनियर पाथ। अगर कोई, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है यहाँ, वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? लीनियर पाथ है। और दूसरा एक ट्रांसलेशनल मोशन का क्या पार्ट है? कर्वी लीनियर पाथ। कर्वी लीनियर पाथ बोले तो अभी बता रहा हूँ, कर्वी लीनियर पाथ। ठीक है, अब कर्वी लीनियर पाथ कैसे? अगर ऐसे करके कोई बॉडी यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर्व करते हुए पहुँचा, तो अगर स्ट्रेट लाइन देखोगे तो ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन उसका पाथ जो है वो ऐसे कर्वी लीनियर है, कर्व्ड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर पाथ। और सीधा गया तो उसको बोलते हैं लीनियर पाथ। ठीक है,
अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको रब करने वाला हूँ और ट्रांसलेशनल मोशन का जो है डेफिनेशन लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में काम आ जाएंगे ट्रांसलेशन मोशन का जो डेफिनेशन है उसको। ठीक है, या फिर चलो ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। एक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अभी अपन ने देखा था कि मोशन का कैटेगराइजेशन कैसे होता है। अब अपन ट्रांसलेशनल मोशन का जो है डेफिनेशन देखने वाले हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन ओ भाई साहब, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी कवर्स सेम डिस्टेंस देन इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब क्या, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है तो उसका हर एक पार्टिकल जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। बोले तो देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, अपन एजम्पशन लगाते हैं कि एक जो बॉडी है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब हर एक पार्टिकल जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके जब हर एक पार्टिकल जो है उस बॉडी का सेम डिस्टेंस कवर करेगा, चाहे वो लीनियर पाथ हो या कर्वी लीनियर पाथ हो, तब वो बॉडी किस में कहलाएगी? ट्रांसलेशनल मोशन में कहलाएगी। ठीक है, तो होप कि ये ट्रांसलेशनल मोशन का जो पूरा पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन में ये कर्वी लीनियर पाथ भी आता है कि ऐसे करके, ये ऐसे, मतलब क्या, ऐसे करके यहाँ पर पहुँचा है फाइनली पार्टिकल, मिड पार्टिकल है तो ये भी ऐसे करके ये यहाँ पे पहुँचा, ये यहाँ पे है तो ये भी ऐसे करके ये यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, ऐसे कर्व लीनियर पाथ। लेकिन सबका डिस्टेंस मेजर करोगे तो हर एक पार्टिकल का सेम आएगा। ठीक है, तो अब जो है अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, देखो हल्का सा मैं उदाहरण देता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अगर कोई ट्रेन है उस पर कोई बंदा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बंदा है, ठीक, ये ट्रेन चल रहा है, तो ये आप बताओ ये बंदा रेस्ट पे है कि मोशन पे है? तुम लोग बोलोगे यार अगर देखे जाए तो ये मोशन में है, ठीक है, लेकिन अंदर खड़ा है वो बंदा, उसके हिसाब से रेस्ट पे है। तो इन सब रेस्ट और मोशन को एनालाइज करने के लिए एक चीज़ बनाई गई है जिसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो चलो अभी अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? ठीक है, इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं दिखाऊंगा मैं, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, फील कराऊंगा कि होता क्या है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, ये जुग जुग गाड़ी, जुग जुग गाड़ी, ठीक है, ये चल रही है, ये यहाँ पे अपना भाई चिंटू खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अपना भाई चिंटू खड़ा है और यहाँ रखा है उसका एक सूटकेस जिसमें है सोना, सोने का सूटकेस। ठीक है, अब यहाँ से एक बंदा इस सूटकेस को देखता है यहाँ प्लेटफॉर्म से। ठीक है, बबलू नाम रख देते हैं इसका, ये बबलू है और ये है चिंटू। ठीक है, चिंटू जो है ट्रेन में है, यहाँ पे एक सूटकेस है जिसके अंदर सोना है और ये है बबलू। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये जो सूटकेस है वो रेस्ट पे है या मोशन पे, तो तुम लोग बोलोगे यार मोशन में तो दिख रहा है ये, है ना, क्योंकि ट्रेन जो है वो चल रही है। एक नॉर्मल आदमी जिसके पास एक नॉर्मल ब्रेन है वो बोलेगा यार ये मोशन में है क्योंकि ट्रेन तो चल रही है। ठीक है भाई, ट्रेन चल रही है, ये सूटकेस भी मोशन में है। तो जब चिंटू इसको देख रहा है तो ये रेस्ट में क्यों है? तो जब चिंटू इसको देख रहा है तो ये रेस्ट पे क्यों है?
ठीक है, चिंटू के हिसाब से तो ये वही का वही है, ठीक है, बबलू के हिसाब से ये मोशन में है ना। यहाँ पे जो है एक मस्त सा कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि एक कहावत है हमारे फिजिक्स में, क्या कहावत है, कौन रेस्ट पे है और कौन मोशन में, ये तो अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, ठीक है, कौन रेस्ट पे और कौन मोशन में, ये तो अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। मतलब क्या, तुम लोग जब इस सूटकेस को मोशन में बोले तो तुम लोग किसके पोजीशन से देखे, बबलू के पोजीशन से, तो यही चीज़ जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। कैसे बोल सकते हैं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बबलू, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बबलू। इस पर्टिकुलर पोजीशन को जो है मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बबलू बोलता हूँ, और इस पर्टिकुलर पोजीशन को मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ चिंटू बोलता हूँ। मतलब समझ रहे हो कि कोई भी अगर पोजीशन है जहाँ से मैं मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ किसी बॉडी के, किसी भी पोजीशन से मैं मोशन को अगर एनालाइज कर रहा हूँ बॉडी के, तो वो जो पोजीशन से एनालाइज कर रहा हूँ वो पोजीशन क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे बबलू का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है और चिंटू का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, इसी कारण से बबलू को ये मोशन में दिख रहा है और चिंटू को जो है ये रेस्ट पे दिख रहा है, ठीक है। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यार, डेफिनेशन पे ज़्यादा मत जाओ, ठीक है, ये जैसे समझना था वो समझ लो, क्योंकि डेफिनेशंस नहीं आते, ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुले हुए रहने चाहिए बस। फिर भी डेफिनेशन चाहिए तो नीचे PDF में नोट्स है डला हुआ, ठीक है, उस नोट्स को जाके डाउनलोड कर लेना, वहाँ तुम्हें डेफिनेशन पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, वो नोट्स भी हमने बनाए हैं, ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो इसका इसीलिए मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ होती है। मतलब तो नॉर्मल कंडीशन में जो है जब कोई भी चीज़ मोशन पे आ जाती है, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे चल रही होती है, तो हम कैसे एनालाइज करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, तब हम ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है, मतलब क्या ग्राउंड रेस्ट पे है और ये चल रहा है, तब क्या लेते हैं हम लोग, ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब धरती पे कुछ चीज़ चल रही होती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आगे देखेंगे तो अपने पास क्वेश्चन आएगा कि यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे दूसरी गाड़ी चल रही है, तो इस आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका मोशन एनालाइज कीजिए। ऐसा करके भी क्वेश्चन आने वाला है आगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो होप यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है तुम्हारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, अब अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको मिटाता हूँ, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 3। तो अब बात करते हैं यार अपन ट्रेजेक्ट्री के बारे में, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, मान लिया। तो मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव किया, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव किया तो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। मान लो कि मैं चिंटू है यहाँ पे, चिंटू के जेब में रखा हुआ है गुलाल, ठीक है, गुलाल मतलब वो रंग वगैरह, ठीक है, और मैं चिंटू के पीछे यहाँ लगा दूँ लड़ी, होली दिवाली एक साथ है ना, चिंटू के पीछे यहाँ लगा दूँ लड़ी, ठीक है। जैसी लड़ी लगेगी चिंटू दौड़ना चालू करेगा और उसके दौड़ने से उसका जो रंग है वो ज़मीन पर गिरने लगेगा। आखिरी में जब वो दौड़ेगा और जो रंग गिर चुका रहेगा, वो जो गिरा हुआ रंग है जहाँ जहाँ गिरा है वो क्या कहलाएगी, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चिंटू, ठीक है। वैसे कोई भी पार्टिकल अगर कोई भी पाथ फॉलो करता है तो वो पाथ जो है वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब जो है ट्रेजेक्ट्री तो समझ गए, अब जो है कुछ कॉमन ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि यूज़ में आ सकती है, ठीक है। पहले इसको मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब कुछ कॉमन ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में बात करते हैं जिनका कुछ इक्वेशन भी होता है, ठीक है। अब इक्वेशन देख के डर मत जाना तुम लोग, ठीक है, नहीं याद नहीं होता तो छोड़ देना, क्योंकि आगे वो सब पढ़ने ही वाले हो। तो सबसे पहला ट्रेजेक्ट्री है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई पढ़ा होगा 10वीं में तो ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? दूसरा ट्रेजेक्ट्री होता है सर्कल, कि कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो क्या सर्कल का भी कुछ इक्वेशन होता है? हाँ, तुम लोग पढ़े हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सर्कल का भी इक्वेशन होता है। अभी नहीं पढ़े हो तो मैथ्स में आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट है इसका सेंटर वो रखा है एच के पे, एच के क्या है? अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेट है तो एच का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एच के पे रखा हुआ है मान लो, ठीक है। और कोई पॉइंट है यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। तो अब जो है सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। और अगर सर्कल जो है, सर्कल का ये जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, मतलब एच और के जो है 0 हो जाएंगे, ओरिजिन पे है ये 0, 0, ठीक है। और ये एक्स वाई, ये 0 0 मतलब ओरिजिन पे है। तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ 0 0 डाल दूंगा तो मेरे को डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r²। ये जो है सर्कल के दो कंडीशंस के इक्वेशन है, ठीक है। अब एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो देखे हो, अब ये जो शेप है अगर 10th से 11th अभी अभी आए हो तो नहीं देखे होगे, ड्रॉपर वाले जानते होंगे, ठीक है। क्या है? पैराबोला। क्या? पैराबोला। देखो भाई, पैराबोला का जो शेप है वो कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार का, ठीक है। तो क्या पैराबोला को मोड़ा जा सकता है? हाँ, पैराबोला इस प्रकार का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो हूँ अब पैराबोला का ट्रेजेक्ट्री बताने वाला हूँ, मतलब पैराबोला का इक्वेशन। मैं क्या बता रहा हूँ अभी? कुछ कॉमन ट्रेजेक्ट्रीज बता रहा हूँ, मतलब क्या कोई पार्टिकल किस किस ट्रेजेक्ट्री में मूव कर सकता है और क्या क्या कंडीशन देगा एग्जाम्स में, ठीक है। तो इन्हीं सब पाथ्स पे मूव करेगा और ये पैराबोला। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये वाला पैराबोला, जिसका जो मुंह है वो एक्स की तरफ खुला है, ठीक है। मुंह जो है एक्स की तरफ खुला है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है एक्स वाई और ये यहाँ पे कोई पॉइंट है एच के। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा वाई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। 4a इंटू एक्स माइनस के का स्क्वायर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना मेरा? अरे यार, रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। अब जो है ये क्या है? ये वाला लेंथ है, ठीक है। अब जो है दूसरा वाला पैराबोला देखते हैं। अगर यही पैराबोला मैं उल्टा कर दूं इस तरफ, ये ऐसा करके, अब ये एच के हो गया और ये जो है एक्स माइनस वाई हो गया, मतलब माइनस एक्स वाई यार, माइनस एक्स वाई। तो ये इक्वेशन जो है वो पलट के क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा, वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a एक्स माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं h और k की जगह ओरिजिन रख दूँ, मतलब अगर इस पैराबोला को मैं 0 0 पे रख दूँ तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे आ जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, ठीक है। क्या? कब? जब h और k की जगह मैं 0 रख दूँ, मतलब ओरिजिन पे रख दूँ, एट ओरिजिन, ठीक है भाई।
अब जो है ये तो साइड वाइज पैराबोला हो गया। अब मैं बात करूंगा अपवर्ड पैराबोला की। तो क्या चीज़ मिटाऊं? चलो यार इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, मैं सब मिटाने वाला हूँ। अब मैं अपवर्ड पैराबोला बनाऊंगा, ठीक है। तो 1 2 3। तो अब देखते हैं यार अपन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला कैसा होता है? अगर मान लो कि पैराबोला मैं बना दूँ ऐसे, तो ये कहलाएगा अपवर्ड पैराबोला। ये मान लेते हैं h और k है, और ये पॉइंट मान लेते हैं x और y है। तो जो अपना इक्वेशन है वो कैसे बनेगा? अब क्या बनेगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 4 a y माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं एच के की जगह ओरिजिन रख दूं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब डाउनवर्ड पैराबोला बना देता हूँ, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला कैसे रहेगा? ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं ये एच के है, अब एच के, और ये जो है एक्स वाई है। तो क्या हो जाएगा? अब x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको ओरिजिन पे रख दूँ इस पैराबोला को, डाउनवर्ड पैराबोला को, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4ay। लो, ये जो है अपना अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, साइड वाइज पैराबोला, ठीक है। मतलब कैसे? अगर कहीं भी u बनता दिखे तो वो कौन सा शेप है? पैराबोला। लो, तो इतना समझ में आ गया। अब जो है अपन इस लेक्चर के मेन टॉपिक जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसकी तरफ चर्चा करते हैं। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अभी तक तो मैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हूँ इस काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो चालू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाता हूँ इसको। 1 2 3। तो अब अपन बात करते हैं यार डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। अब तो लोगों लगे वाह, डिस्टेंस का डेफिनेशन डिस्टेंस के टर्म्स में, हाँ, ठीक है। इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। मतलब अगर कोई पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जाना चाहता है तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस वो चलेगा, ठीक है, मतलब ये जो जितना भी डिस्टेंस वो चला, ये पूरा 1 से लेकर 2 तक, यहाँ तक, ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लेते कि वो 1 जो है वो यहाँ से लेके ऐसा करके चलते हुए यहाँ पहुँचता, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होता? तो तुम लोग ये 1 और 2 का डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं मेजर करोगे। कैसे मेजर करोगे? 1 से यहाँ से ऐसे करके इतना, ये यहाँ से 1 से 2 में इस जो ट्रेजेक्ट्री का जो पूरा लेंथ है वो मेजर करना पड़ेगा। और वो जो चीज़ है वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस। मतलब सिंपली क्या, जो भी जो कोई पार्टिकल जो भी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा उसका सीधा सीधा अगर मेजर कर देंगे लेंथ तो क्या निकल जाएगा अपने पास? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, अभी पूरा डिस्टेंस देख लेते हैं। तो समझ गए होगे, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस ऐसा है, मतलब डिस्टेंस क्या है? अगर मैं कहीं भी चलाऊँ, कहीं भी, जैसे इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, 3 बार इधर चला, ठीक है, तो इन सब में क्या होगा? डिस्टेंस कितना होगा? 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, है ना, ऐसा होगा डिस्टेंस। तो पूरा मेजर करना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पे वापस आ गया। तो क्या बोलते हैं इसको? इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, अपॉन पाथ। ये पूरे पाथ का जो है मेजरमेंट है ऑन पाथ, ठीक है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं लग रहा मेजरमेंट करने में, ठीक है, कि इसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर मेरे को मेजर करना है वो लेंथ को, ठीक है। इसीलिए ये जो है स्केलर है। जो भी ट्रेजेक्ट्री है उसका डायरेक्ट मेजर कर देना है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये क्या, ये चीज़ स्केलर है? हाँ, ये चीज़ स्केलर है। इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l t0, क्योंकि ये सिर्फ लेंथ है,
डिस्टेंस मतलब मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरी डिस्टेंस की बात। अब करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है। रुक जाओ, तो इसको जो है मैं मिटा लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ इसकी जगह। तो 1 2 3। तो अब बात करते हैं यार अपन डिस्प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब ये जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये पूरे के पूरे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि डिस्टेंस करता था वैसा नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई आदमी है, यहाँ से चलना चालू किया, ये ऐसे करके इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या ऐसे करके पूरा मोड़ के यहाँ पॉइंट पे आया, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? वो डिस्टेंस होगा पूरा इसका मेजरमेंट, इस ट्रेजेक्ट्री का उसके मेजरमेंट, जो कि वो ए से बी की तरफ आया। लेकिन वो जब ए से बी की तरफ आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपली ये हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिस्टेंस। तो तुम लोग बोलोगे यार ये तो अच्छा है, मस्त, तो शॉर्टकट मार दो, मतलब 2 पॉइंट दिखे तुरंत घप से शॉर्टकट मार दो, जो शॉर्टकट है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मैं बोला हाँ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर है? नहीं। अब तुम लोग बोलोगे कैसे यार डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्यों नहीं है? पिछले वेक्टर्स के लेक्चर में भी अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखे थे, ना कि स्केलर, ठीक है। अगर कोई वेक्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो फिर यहाँ कहीं होगा, शो हो रहा होगा, थंबनेल देख लेना, ठीक है, वही होगा। नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा वो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर वाले लेक्चर का, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तुम लोग बोलोगे यार डिस्टेंस को अपन मेजर किए थे इस ट्रेजेक्ट्री का पाथ, तो वो डिस्टेंस आ गया था, वो स्केलर था, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है? जब अपन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, क्योंकि वो एक वेक्टर है। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इसके बीच का ए और बी के बीच के शॉर्टेस्ट पार्ट का लेंथ कहलाता है, और इसका एक डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट का। क्या डायरेक्शन होता है? हाँ, डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट का। इसी कारण ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। तो अब जो है मैं बोलूँ कि डायरेक्शन होता है, तो क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? तुम लोग बोलोगे यार नहीं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी ये चला, यहाँ से इतना भी चला या फिर वापस भी आया, तो डिस्टेंस उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ चला ए, फिर यहाँ से यहाँ चला फिर से, तो ये 2a डिस्टेंस चला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये खेल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स का अलजेब्रा जो है स्केलर्स के अलजेब्रा से टोटली अलग है। अपन पहले देख चुके हैं वेक्टर्स के पूरे, अपन जो डिस्कस किए हैं 11 लेक्चर्स उसमें, ठीक है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, देख लीजिए। और डिस्टेंस 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस 0 है मतलब वो रेस्ट पे पार्टिकल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव हो सकता है? अगर मान लो कोई आदमी है, ये चिंटू, ये यहाँ से उठ के गया इस तरफ, यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है? 5 मीटर। अगर ये यहाँ से वापस यू टर्न ले लिया, मतलब वापस आया, अब यहाँ पे 2 मीटर वापस आया, तो डिस्टेंस तुमसे पूछूंगा तो तुम बोल दोगे 5 + 2 7 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो तुम बोलोगे यार 3 मीटर है। कैसे 3 मीटर है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अपन क्या किए, सिंपली जो इस तरफ, जो एक्स एक्सिस की तरफ जो चीज़ गया है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या लिए अपन? पॉजिटिव लिए। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? एक्स ऑफ फाइनल माइनस एक्स ऑफ इनिशियल। या फिर इस फॉर्मूला को रहने दो, अभी तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फॉर्मूला रहने दो, फॉर्मूला अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, क्या क्या होता है। लेकिन अपन देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरफ अगर जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है तो पॉजिटिव आएगा, और इस तरफ हो तो नेगेटिव आएगा।
तो जैसे ही वो इस तरफ चला तो अपन +5 लिए, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से ऐसे यू टर्न लिया तो अपन -2 लिए। इसी कारण से अपने पास डिस्प्लेसमेंट जो है 3 मीटर आया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो है अपन डिस्प्लेसमेंट के पूरे वेक्टर टर्म्स के बारे में नहीं पढ़े हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो देखने वाले हैं अपन। तो चलो यार इसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। अब जो है अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है डिफरेंस देखते हैं, मेजर डिफरेंसेस। ठीक है, तो चलो भाई इसको मिटाते हैं। 1 2 3। तो अब अपन जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। इट इज एक्चुअल length of path moved by particle, ठीक है, और ये क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। और क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज अ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो चलो यार वो डिस्प्लेसमेंट का ना वो इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लिखते हैं। इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, ये जो चीज़ है डिस्टेंस, ये क्या है? डिस्टेंस जो है स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया, इट इज स्केलर। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेक्टर। इट इज वेक्टर। ठीक है, ये जो है स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर है। ठीक, अब तीसरा क्या लिखूं मैं? डिस्टेंस हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस के इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। डिस्टेंस हैज इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे? रुक जाओ दिखाता हूँ। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये भी तो एक डिस्टेंस है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे करके इनफाइनाइट पाथ जनरेट हो सकते हैं, और सारे पाथ क्या है? डिस्टेंस में ही आते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। इट इज only one specific path which is shortest। जो सबसे छोटा होता है वही पाथ इसमें लिया जाता है। टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि ये और ये पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा सीधा, बस एक ही, बस यही डिस्प्लेसमेंट होगा। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चौथा क्या है? इसको मिटा देता हूँ। चौथा क्या है भैया? चौथा बोलता है अपने को कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा जो है ये टर्म पॉजिटिव रहेगा। बात सही भी है। कुछ भी हो, कहीं भी चल, तो किसी भी डायरेक्शन में चल, यहाँ चलेगा तो भी पॉजिटिव, यहाँ चला तो भी पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। तू कहीं भी चलेगा तो वहाँ डायरेक्शन लगना ज़रूरी है। जैसे यहाँ चला फिर बैक हुआ तो तू
डायरेक्शन के हिसाब से चला, पहले इधर चला फिर पीछे आया, मतलब वेक्टर्स के हिसाब से ऐड होगा वो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, तो कहीं भी चला है, कितना भी चला है, सब डिस्टेंस में कवर होगा। इधर 3 चला फिर वापस 3 आया, तो मतलब तू 6 मीटर चला, लेकिन तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो डिस्प्लेस कहाँ हुआ, उसी जगह पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो क्या होगा, फोर्थ, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो है मेजर की डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में। अब जो है मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे तो एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद अपन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखेंगे, ठीक है। तो चलो यार इसको मिटाता हूँ मैं। तो अब जो है अपन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अपन ने वेक्टर में भी देखी थी, बिल्कुल देखी थी, तो अपन इसमें क्यों कर रहे हैं। देखो भाई, हर कोई अपना वेक्टर्स का लेक्चर नहीं देखता है ना, बहुत कम ही लोग देखते हैं, अभी तो बहुत कम व्यूज़ है, ठीक है। इसीलिए जो है काइनेमेटिक्स की शुरुआत पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन सब से ही की जाती है, तो मैं भी इसीलिए इन सब से कर रहा हूँ। बाकी आपको एकदम डीपली में पढ़ना है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये वाला लेक्चर है, ये देखो, ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला लेक्चर यहाँ पे दिख गया होगा थंबनेल, ठीक है। इस लेक्चर का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। ये लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद से पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इन सब के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे अपन, अगर वो लेक्चर देखोगे तो, ठीक है। हाँ, तो अगर वो लेक्चर नहीं देख रहे हो तो ये बने रहो, और क्या। उस लेक्चर के जितना डीप में तो नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन इतना बता दूंगा कि सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर देखते हैं। इट गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मान लो कि ये कोई ओरिजिन है, ये ओरिजिन 0 0 और यहाँ पे कोई पार्टिकल है x y, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, ठीक है, कि इसका जो है पोजीशन वेक्टर क्या होगा i कैप और j कैप के टर्म्स में, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो वो जो है मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ ऐसे आता है, x i कैप, जो कि क्योंकि x जो है वो x एक्सिस में इसलिए i कैप लगाए, प्लस y j कैप। तो क्या ये 3 डायमेंशन में होता तो z कैप भी आ जाता, हाँ। अगर ये 3 डायमेंशन में होता है, ऐसे ये और ये करके, और पार्टिकल यहाँ होता, ऐसे करके, ठीक है, 3D में, तो पोजीशन वेक्टर क्या आता, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ऐसा टाइप का पोजीशन वेक्टर आता, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं। इट गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। मतलब अगर मान लो ये कोई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट है x1 y1 और यहाँ कोई पॉइंट है x2 y2, ठीक है। इसका पोजीशन ये, इसका पोजीशन ये, इसको मान लूँ मैं r1 वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर इसको मान लूँ मैं r2 वेक्टर जो कि इसका पोजीशन वेक्टर है। तो r1 वेक्टर को कैसे लिखूंगा मैं, पोजीशन वेक्टर अभी देखे अपन, x के साथ i कैप लगा देते हैं, y के साथ j कैप लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन है x में x1 है, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिख दूंगा, और ये r1 हो गया, और ये r2 की जगह मैं लिख दूंगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना। r1 r2 आ गया। अब जो है मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इट गिव्स पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल। तो ये जो है, ये सेकंड वाला पार्टिकल है, उसका पोजीशन क्या होगा इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, इस फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या होगा। वो पोजीशन जो है वो अपने को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन निकालना है, तो अपन जो है ऐसे करके एक एरो देंगे, ठीक है। तो अपन ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल्स टू ये वेक्टर होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्या क्यों होगा, क्योंकि ये इधर एरो इज इक्वल्स टू ये एरो, तो r वेक्टर, a वेक्टर,
बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए बी और आर किसको लेना है, ए और बी उसको लेना है जिसका ये टेल से हेड फिर से टेल से हेड, लेकिन यहाँ हेड से हेड टकरा गया बी के बाद, इसीलिए ये जो है ये रिजल्टेंट हो जाता है। यहाँ भी सेम हो रहा है, यहाँ टेल से हेड फिर से टेल से हेड, मतलब r1 वेक्टर प्लस ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा r2 वेक्टर। तो अब मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये जो है फाइनली मेरे पास निकल के आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है। अगर मैं ये वाला टर्म डाल दूँ इसमें तो मेरे पास आएगा डेल्टा आर वेक्टर जो है वो आ जाएगा x2। तो x2 माइनस x1 आई कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। तो होप कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो अभी अपन अब एग्जांपल्स देखने वाले ढेर सारे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, इन सब के मिला के। तो अब जो है अपन एग्जांपल्स देखते हैं और अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो अब जो है अपन क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, जो कि थोड़े थोड़े जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलो भाई देखते हैं फिर स्ट्रेट। ठीक है, तो चलो पहले ये पढ़ते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 1 एंड रीच एट 4 5 13, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं मैं r1 इक्वल्स टू हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, क्योंकि 1 1 1 है तो 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप। ठीक है, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो वो हो जाएगा r2 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 13 के कैप। ठीक है, तो अब जो है मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कर दूंगा, और क्या है ना, यही तो करूंगा और क्या। तो r2 माइनस r1 करूंगा तो ये माइनस ही है, तो i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से माइनस हो जाएगा, है ना। तो 4 आई कैप माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, 3 आई कैप। ठीक है, 5 जे कैप माइनस जे कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, 13 के कैप माइनस के कैप प्लस 12 के कैप। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट वेक्टर रहता है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो अगर मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ बोला है तो इसका मैं सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, जो कि हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि आ जाता है 13, क्योंकि ये 144 प्लस 16 प्लस 9 तो 169 हो जाता है √ और ये √169 जो है 9, जो कि हो जाता है 13। ठीक है, ये तो यहीं ख़त्म हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। अ पार्टिकल स्टार्ट अलोंग ओ ए बी ओ सी, मतलब ओ से ए गया, फिर बी आया, फिर ओ आया, फिर सी गया, मतलब ऐसा करके ऐसा आया, ऐसा करके वापस पीछे। ठीक है, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो चलो देखते हैं, पहले ओ ए पूछा है तो डिस्टेंस क्या होगा, 5 मीटर प्लस 3 मीटर, यहाँ डिस्टेंस लिख देता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ 5 मीटर यहाँ 3 मीटर, तो क्या डिस्टेंस 8 मीटर होगा, बिल्कुल होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओ ए, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्ट 8 मीटर होगा, हाँ होगा,
लेकिन एक डायरेक्शन के साथ जो कि होगा आई कैप। तो यहाँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये कंडीशन होता है, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ओ बी, जैसे ओ से ए गया, ए से बी आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 5 + 3 8 + 3 8 3 11 8 + 3 जो कि जाएगा 11 डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ से ए गया, ए से फिर से बी आया। देखो, ओ से ए गया, ए से बी आया। ठीक है, तो कितना? 5 ही होगा क्या सिर्फ? क्योंकि देखो, अपने को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, जो कि है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या दिख रहा है ओवर बी में? यही 5 मीटर वाला ही दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायरेक्ट 5 होगा। ठीक है भाई। ओ मतलब वापिस इधर गया फिर वापिस आया, तो डिस्टेंस हो जाएगा 8 + 8 16। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट कैसे 0? यहाँ से गया यहाँ तक, फिर वापस आ गया अपने इनिशियल पोजीशन पे। तो क्या डिस्प्लेस हुआ? अपने इनिशियल पोजीशन से हुआ ही नहीं डिस्प्लेस इनिशियल पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 0 आ गया। अब ओ सी देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक गया फिर ओ सी, तो 5 + 3 8 + 8 + 4 मतलब 16 + 4 मतलब 20 आ गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो ओ और सी में शॉर्टेस्ट पाथ क्या दिख रहा है? 4। क्या वो माइनस में आएगा क्योंकि वो इस तरफ है? हाँ, बिल्कुल माइनस में आएगा, तो -4 आई कैप हो जाएगा, ये सब आई कैप। तो इस प्रकार जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था अपने को। ठीक है, अब और भी एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल्स है अपने पास। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। तो अब जो है अपन देखते हैं इन दो एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ये क्या बोलता है? अ कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कार का? ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है भाई साहब। डिस्टेंस क्या होगा? ओ से डी का डायरेक्ट डिस्टेंस गिर दो, तो 8। पहले ओ से ए 8, फिर ए से बी 4, 8 + 4 8 + 4 प्लस बी सी, फिर से 4 + 1 8 4 12 4 16 1 17। तो ये जो है डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बोले तो फाइनल से इनिशियल का शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या होगा अब? तो ये तो निकालना पड़ेगा यार, अब ये तो है ना। तो मैं जो हूँ ओ डी का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या? ओ ए इस तरफ जा रहा है। क्या इस तरफ एक्स एक्सिस होता है? हाँ होता है। तो 8 आई कैप लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब तुम लोग बोलोगे यार डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, तू क्या कर रहा है ऐसा करके? देखते रहो बस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा। ए बी क्या नीचे जा रहा है, मतलब -y एक्सिस। ये देखो ऐसे एक्स और वाई ना, ये एक्स, ये -x, ये -y और ये y नीचे जा रहा है, मतलब -y होगा क्या? तो -4 जे कैप होगा क्या? बिल्कुल होगा। इधर जा रहा है तो -4 आई कैप होगा क्या? इधर जा रहा है तो प्लस आई कैप होगा क्या? तो अब आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, नहीं ये जे कैप होगा, सिर्फ ऊपर जा रहा है तो प्लस जे कैप होगा। तो 8 - 4 4 आई कैप, -4 + 1 तो -3 जे कैप। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इस डिस्प्लेसमेंट को ओडी के। तो वो हो जाएगा √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5, क्योंकि 16 + 9 25, तो ये 5 हो जाएगा। तो ओडी क्या है? 5 किलोमीटर है, किलोमीटर। ठीक है, ऐसे करना था इसको, ये यूनिट वेक्टर्स लगा के आई जे के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर वो क्या बोलते हैं डायरेक्शन भी होता है। अब देखते हैं दूसरा, ये थोड़ा सा बॉस लेवल टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा पेन भी ले आता हूँ। ठीक है, अब देखना कहानी। अ मोटरिस्ट टर्न लेफ्ट एट एन एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। हर 500 मीटर के बाद, मतलब मान लेते हैं यहाँ से चालू किया ओ से, ये 500 मीटर चला, यहाँ से ये 60 डिग्री पे मुड़ गया, 60 डिग्री ओ ए,
यहाँ आ गया बी 500 मीटर, 500 मीटर। बी के बाद फिर से 60 डिग्री में मुड़ेगा बोल रहा है, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर से क्या बोलेगा 60 डिग्री में, तो ये 60 डिग्री, तो ये सी आ गया। अब यहाँ से यह सीधा जा रहा था, फिर 60 डिग्री मुड़ूंगा बोला, तो ये पैरेलल आ गया। ये 60 डिग्री, ये 500 मीटर, ठीक है। सी अब डी, तो ऐसा करते करते ना ये एक हेक्सागन बना देगा, जो कि हर एक एज पे 60-60 डिग्री बनाए जा रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि हेक्सागन में ऐसा ही होता है, हर एक टर्न पे 60 डिग्री बनता है, इसलिए मेरे को पता है कि यहाँ पे एक हेक्सागन बनेगा। अब मेरे को बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3rd, 6th एंड 8th टर्न। तो चलो यार देखते हैं कि कौन सा पहला टर्न है, कौन सा दूसरा टर्न है। तो पहला टर्न कौन सा है, ए वाला, दूसरा टर्न बी वाला, तीसरा टर्न सी वाला, तो ये तीसरा टर्न है, ये तीसरा, ठीक है। चौथा टर्न डी वाला, पांचवा टर्न ये वाला, छठवा फिर से हो, तो छठवा निकालना है अपने को, फिर से हो, सातवां ए वाला, आठवां ये वाला बी वाला, ये आठवां भी मिल गया हम लोग को। मतलब अपने को डिस्प्लेसमेंट कहाँ का निकालना है, ओ सी का, ओ का और ओ बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताना है उसको, ठीक है। क्योंकि वापस देखो यार, वहाँ 6th के बाद वापस वही चालू हो जाएगा ना, क्योंकि वो 60 डिग्री घूमते जा रहा है सबसे और इक्वल है सब कुछ, तो हेक्सागन वाले एक शेप में घूम जाएगा वो मोटरिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं थर्ड टर्न बोले तो ओ और सी का, तो ओ और सी को यहाँ बना लेते हैं। थर्ड टर्न, तो ये ओ है, ये 500, ये 500, ये 500, सी, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और यहाँ से तो अभी बनाई है। तो अपने को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओ सी का, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो भाई साहब, ये वाला जो है ए बी, इसको मैं यहाँ पैरेलल ले जाऊँ इस वेक्टर को, ए बी को, तो क्या वो मेरे को कुछ ऐसा देगा क्या ये ए बी है क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर इस वेक्टर को ए बी वेक्टर को यहाँ ले गए तो ये मैग्नीट्यूड में इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक सेकेंड ना, और ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री बोल सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ देखना सी, ये और ये, तो ये अगर 60 डिग्री बोल रहा है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा ना, ठीक है। ये बी है, तो z जहाँ भी बनता है 60, वो एंगल जो है z वाले का ऐसे ऐसे इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़े होगी नहीं पता, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब देखो ये वाला ए बी 60 डिग्री पे है, ठीक है, ये ए बी को इधर ले गया तो ये भी 60 डिग्री पे ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को ये पता चल गया कि ओ सी वैक्टर जो है वो कैसे मिलेगा अपने को, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ऐसे मिल जाएगा। नहीं, ओ ए प्लस ए बी है यार, प्लस बी सी, प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी कहाँ है अपने को दिया हुआ है, 500 है ए बी, ठीक है। अब ओ ए क्या होगा, तो अगर मैं क्या लूँ, cos 60 लूँ, तो cos 60 क्या होता है, बेस, ये वाला बेस बाय हाइपोटेनस मतलब ओ ए, तो cos 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 60 यहाँ पे लगा रहा हूँ ना मैं, तो बेस मतलब ओ ए बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब अरे रे 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 गलत हो गया। यहाँ चलो यार x और y ले लो, इसको x y, तो ये ओ सी जो है वो ओ एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई सी हो जाएगा। तो ये जो एक्स वाई है वो तो ए बी के इक्वल है, दिख रहा है अपने को यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब cos 60 लगाया तो ओ बेस, तो बेस क्या है ओ एक्स, ये वाला टर्म ओ एक्स बेस बाय हाइपोटेनस बाय ओ ए, तो ये ओ एक्स जो है वो 500 cos 60 हो जाएगा,
500 cos 60 OX जो है, ठीक है। अब निकालता हूँ मैं YC, क्योंकि XY तो मेरे पास 500 दिया, तो OX क्या है 500 cos 60 प्लस 500 प्लस YC क्या होगा, YC निकालते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये CYB, ठीक है। CYB में cos 60 लगाऊंगा यहाँ पे, ये देखो 60 डिग्री है ये y और c, तो cos 60 क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos 60 यहाँ पे लगाऊंगा तो CY जो है बेस है, CY बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब BC, तो CY इज इक्वल्स टू BC cos 60 हो जाएगा, और BC जो है मेरे को दिया हुआ है, तो CY इज इक्वल्स टू 500 cos 60 हो जाएगा यहाँ पे भी। और भाई साहब ऐसे निकालना था, तो यहाँ पे भी मेरे पास हो जाएगा 500 cos 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो 500 प्लस 500/2 प्लस 500/2 जो कि हो जाएगा 1000। तो थर्ड टर्न में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया 1000, ठीक है। तो इसको देख लिए। अब जो है मेरे को, मैं ये वाला एग्जांपल जो है मिटा रहा हूँ, मैं इस तरफ करूँगा। अब कंटिन्यूएशन में ठीक लगता है ना यार, कहाँ है यार मेरा मिटाने वाला, ओ तेरी, किधर गया किधर गया किधर गया, कहाँ चला गया यार, हाँ ये है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं टोटली मिटा देता हूँ। अब मैं सेकंड वाला जो है, जो कि है सिक्स्थ वाला, तो एट सिक्स्थ टर्न, तो 6 टर्न कौन सा है, ये पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, ये तीसरा टर्न, ये चौथा टर्न, ये पांचवा टर्न, ये छठवा टर्न, मतलब वापस वो ओ से निकला और ओ पे आ गया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हुआ, ओ से निकला और ओ पे ही आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आठवां टर्न का, एट्थ टर्न, आठवें टर्न पे क्या हुआ, तो आठवां टर्न जो है वो बी वाले पॉइंट पे आया, तो अपन ओ और बी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ, ये ओ ये बी, ये 60 डिग्री, तो अपने को ये ओ बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, ओ बी वेक्टर निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा भाई साहब, हैं कैसे निकलेगा ये, तो क्या ये वेक्टर ओ बी वेक्टर जो है वो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर होगा क्या, प्लस ए बी वेक्टर होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब जो है मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी रूट ओवर ओ ए का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, ओ ए और ए बी के बीच का एंगल है जो कि है 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर क्यों, 2 ओ ए बी, तो ओ ए बी 500 है, ए बी भी 500 है, तो 500 का स्क्वायर इंटू, सब रूट के अंदर है ना, 2 500 का स्क्वायर इंटू cos 60। अब cos 60 जो है हाफ हो जाता है, तो cos 60 जो है हाफ हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वो भी क्या आ जाएगा, रूट ओवर 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि cos 60 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि cos 60 हाफ होता है, ठीक है, उससे ये कट जाएगा। तो 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर, यहाँ अंदर 500 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ये बन जाएगा 500√3। तो ओ बी का जो वो क्या है, मतलब 8th वाले में 8 टर्न पे जब रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 500√3, जब 6th में रहेगा तो 1000 मीटर। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का तो था, लेकिन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, ठीक है।
आगे देखते हैं अब। तो अब देखते हैं यार ये एक क्वेश्चन, वो तो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ व्हील व्हेन इनिशियली एट ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स हाफ अ रिवॉल्यूशन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट। मतलब इसमें जाहिर किया गया है कि एक व्हील है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो ग्राउंड से चिपका हुआ है, अगर व्हील जो है हाफ रिवॉल्यूशन चलता है तो वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तब यहाँ पे था पहले, फिर यहाँ पहुँचा, तो इनका शॉर्टेस्ट पाथ मेरे को ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मेरे को ये निकालना है ए बी। हाफ रिवॉल्यूशन चला तो एक फुल रिवॉल्यूशन में कितना चलता है 2 पाई आर, तो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा पाई आर। मेरे को कैसे पता फुल रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर चलता है। अरे ये तो सबको पता है, तुमको नहीं पता तो क्या सबको किसी को नहीं पता रहेगा। एक रिवॉल्यूशन में एक सर्कल 2 पाई आर चलता है, याद रखना, ठीक है। तो हाफ रिवॉल्यूशन पाई आर चलेगा और ये रेडियस है 2 आर। तो क्या मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर का होल स्क्वायर प्लस ओ बी क्या है 2 आर का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या है, रूट के अंदर आ जाएगा ये सब, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। आर बाहर आ जाएगा तो आर रूट पाई प्लस 4 आ जाएगा ये ए बी। ये इतना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, ठीक है। ये बहुत क्वालिटी वाला क्वेश्चन था, इसको हर जगह देखे होगे अगर ठीक ठाक टीचर से पढ़े होगे तो, ठीक है। चलो अब सेंस ऑफ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के में सेंस ऑफ डायरेक्शंस देखते हैं। मान लो कि ये एक प्लेन है, ये ऐसे करके तो क्या होगा बता रहा हूं, इस तरफ जो है ये कोई ऐसा प्लेन है, लंबा बनाता हूं ना यार, कमी थोड़ी अपने उस बोर्ड की। तो ये जो है नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो है ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है साउथ को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये नॉर्थ जो है ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाई है, ये ईस्ट जो है प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, और जो अपवर्ड है वो प्लस जेड है, मतलब इस प्लेन के पूरा अपवर्ड, और जो डाउनवर्ड है ये प्लस जेड है और ये माइनस जेड एक्सिस है। तो मैं जो हूँ अभी कैटेगराइज करने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ कौन कौन से डायरेक्शन में आते। तो ईस्ट जो है मैं बोलूँ तो ईस्ट जो है ये प्लस आई कैप हो जाएगा, वेस्ट जो है वो माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा, नॉर्थ जो है वो जे कैप हो जाएगा, और साउथ जो है वो माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा, माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। ये चार जो चीज़ें हैं या फिर ये जो चार जो चीज़ें मैं रखा हूँ डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के, ठीक है, इनके बेसिस पे अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये लेक्चर अपन ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक। ये चीज़ें मैं वेक्टर्स के लेक्चर में भी बताया हूँ, लेकिन मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काइनेमेटिक्स में भी इसका यूज़ है, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं यार, आगे का क्वेश्चन उसके बेसिस पे। तो अब देखते हैं यार अपन ये दो क्वेश्चंस, ये जो कि है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। अ पर्सन मूव्स 50 मीटर नॉर्थ एंड 40 मीटर ईस्ट देन 20 मीटर साउथ, देन फाइंड आउट नेट डिस्प्लेस। मतलब 50 मीटर नॉर्थ ऊपर 50 मीटर गया, फिर कहाँ गया 40 मीटर ईस्ट मतलब इधर गया, 40 इधर गया, 20 मीटर साउथ मतलब इधर 20, ठीक है। तो
अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से, ये तो ओ ए बी सी, ओ सी निकालना है अपने को। तो ओ ए क्या हो जाएगा 50, और क्या इसको जे कैप लूँगा क्या, नॉर्थ क्या मतलब नॉर्थ को अपन जे कैप लेते थे, ठीक है, प्लस 40 आई कैप लूँगा क्या, क्योंकि ईस्ट को आई कैप लेते थे। अब साउथ है तो -20 जे कैप लूँगा क्या, क्योंकि माइनस जे कैप लेते थे साउथ को। तो अब इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 1600 प्लस 900 √25 इंटू 100, पचास इंटू 50, हाँ 50 का स्क्वायर, तो ये 50 आ जाएगा। देखो ओ सी जो है ये 50 आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं ये अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, चलो 30 मीटर नॉर्थ बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देन 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर गया ईस्ट, ठीक, देन 20√2 मीटर साउथ वेस्ट। अब देखो ये साउथ वेस्ट का फंडा क्या है, साउथ वेस्ट बोल रहे हैं मतलब वेस्ट बना लेना साउथ बना लेना, ठीक है। उसके साउथ वेस्ट बोला मतलब ये साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ ये 20√2 गया है तो साउथ में ये 20 गया होगा, वेस्ट में ये 20 गया होगा। कैसे 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 कैसे, क्योंकि यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो ये 20 होगा, ये वाला चीज़ 20 होगा, तो साउथ में 20 गया, और ये वाली चीज़ भी 20 होगी, तो ये 20 कब होगा, जब वेस्ट में 20 होगा। कैसे कैसे, अगर यहाँ 20 ये होगा तो इसको मैं पैरेलली ला सकता हूँ ना यहाँ, तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ 20 यहाँ 20, तो ये जो है 20√2 हो जाएगा। कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम से यार, √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये 20√2 हो गया। तो मेरे को यही तो बोला है 20√2 साउथ वेस्ट की तरफ। तो मैं इस 20√2 को साउथ वेस्ट ना लिख के जो है ऐसे कर, चलो यहाँ दिखा देता हूँ, ऐसे करके 20√2 गया है ये, ठीक है। तो ये डिस्प्ले इसका क्या आएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ की तरफ गया तो 30 जे कैप, ये क्या आ जाएगा प्लस 20 ईस्ट की तरफ में आई कैप। लेकिन ये 20√2 साउथ वेस्ट को क्या लिखूँ मैं, देखो यहाँ पे जो है ऐसी है, साउथ वेस्ट दिया है ना, तो साउथ और वेस्ट के टर्म्स में लिखना है। तो ये 20√2 को 20 साउथ की तरफ, 20 साउथ की तरफ मतलब माइनस जे कैप, और प्लस 20 वेस्ट की तरफ मतलब -20 आई कैप। तो -20 जे कैप -20 आई कैप लिख सकते हैं इस 20√2 साउथ वेस्ट को, समझ रहे हो बस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये इसका और इसका तो आ गया, इसका लिख देता हूँ मैं 20 जे कैप -20 आई कैप। 20 आई कैप से 20 आई कैप चला जाएगा, और ये 30 जे कैप -20 जे कैप का 10 जे कैप बचेगा। एक बार फिर से यार ये चीज़ समझ नहीं आई होगी तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। 10 जे कैप मतलब 10 मीटर नॉर्थ की तरफ नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। अब ये वाली चीज़ मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है बोलता, तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन इनके बीच से होता हुआ जाता। तो इसका जो है एक एक्स में भी डायरेक्शन होगा ईस्ट में, और एक नॉर्थ में भी होगा। तो मैं क्या किया हूँ, इसको ना लिख के ये ओ ए बी, तो ये ओ बी वेक्टर की जगह मैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लिख दिया हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे, ये साउथ वेस्ट वाली जगह पे। समझ गए, ये किया हूँ मैं काम, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो ये एग्जाम्पल स्किप कर देना तुम लोग, ठीक है। तो होप यार ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अपन अपने अगले लेक्चर की तरफ, ठीक, अगले लेक्चर में। बाय बाय।